जी, अब अपन पढ़ते हैं सेक्शन 14 ए। सेक्शन 14 ए जो है, ये आपका सेक्शन ये बोलता है कि अगर कोई आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, यानी वो इनकम जो इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं है, अगर उस इनकम को अर्न करने के लिए अगर आपने कोई भी किसी भी तरह का अगर एक्सपेंडिचर किया है, तो वो पर्टिकुलर खर्चा भी जो है वो इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बेसिकली जो इनकम है वही टैक्सेबल नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि असेसी क्या करता है कि आपने इनकम तो अर्न की, लेकिन उसके लिए बहुत सारा खर्चा कर देता है। वो टैक्स अथॉरिटीज को क्लेम करता है कि भाई जो मैंने खर्चा किया है वो मुझे कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए। ठीक है। तो अब जबकि वो जो पर्टिकुलर इनकम है जिसको कमाने के लिए उसने खर्चा किया है, वो इनकम टैक्स में इंक्लूड ही नहीं है, मतलब एग्जेम्प्ट है, टोटल इनकम में मेरी शामिल ही नहीं है। तो फिर ऐसे खर्चे को अपन, ये मेरा एक बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ इनकम टैक्स का, कि अगर हमारी कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसको कमाने के लिए आपने जो भी खर्चा किया है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो बस सेक्शन 14 ए हमारे को उसी रूल के बारे में बताता है। while computing the total income of an assessee, no deduction shall be allowed to the assessee in respect of expenditure incurred in relation to income which does not form the part of the total income under the act। यानी हम उस खर्चे की कोई भी छूट नहीं देंगे अगर आपने खर्चा ऐसे इनकम को कमाने के लिए किया है। इसके बाद कहता है यही सेक्शन सेक्शन 14 ये कहता है, द असेसिंग ऑफिसर शैल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू सच इनकम इफ हैविंग रिगार्ड टू द अमाउंट ऑफ द असेसी AO is not satisfied with the correction of the claim in respect of such expenditure made by the assessing। अगर आपने जो इनकम का डिटर्मिनेशन किया उसके बारे में अगर आपका जो एओ है, असेसिंग ऑफिसर है, वो सेटिस्फाई नहीं है, तो एओ जो है वो खुद ये डिटरमाइन करेगा कि कितना जो एक्सपेंडिचर है वो इस इनकम से रिलेट करता है। कौन करेगा? असेसिंग ऑफिसर। ये कर सकता है, मतलब the assessing officer has power to determine the amount of such expenditure even if no expenditure has been claimed by the assessee। यानी आपने चाहे भले ही कोई खर्चा नहीं किया, उसके बावजूद भी को ये पावर है कि वो उस खर्चे का डिटर्मिनेशन कर सकता है। तो इसमें मोटा मोटा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ से मैं बात करूं तो एक तो आपको सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 14 ए। ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो पर्टिकुलर जो इनकम है आपकी अगर एग्जेम्प्ट है तो उससे रिलेटेड जो खर्चा है वो भी आपका क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर होगी बात? चलते हैं, अब आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आता है मेरा की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो है इसके ऊपर बहुत एमसीक्यू बने हैं। बहुत सारे पीएसयू में जो आते हैं उसमें ये एक क्वेश्चन तो जरूर पूछ लेता है कभी न कभी। तो आपको ध्यान रखना है कि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है। देखिए क्या होता है, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट हो, या आपका कोई अदर और ऐसा काम हो जिसमें कोई ना कोई ऐसा आदमी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी आपको लगता है कि अगर ये आदमी नहीं है, ऐसा कोई पर्सन ये नहीं है, तो उसके बिना मेरा बिजनेस को चलाना इम्पॉसिबल टाइप से है। यानी की मैन बोले तो चाबी वाला आदमी, चाबी वाला आदमी बोले तो यानी इंपॉर्टेंट पर्सन, जो हमारे बिजनेस को, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट को रन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर कल के वास्ते इसको कुछ हो जाए तो इसका मतलब है कि मेरे बिजनेस पे, मेरे एम्प्लॉयमेंट पे, मेरे वर्क पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे पर्सन के लिए एक पॉलिसी ले लेता हूँ, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता हूँ। और उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो उसकी लाइफ से रिलेट करती है, यानी उसको कोई रिस्क हो गया तो उसका कंपनसेशन मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। मतलब बेसिकली एक एलआईसी पॉलिसी होती है उस पर्सन की लाइफ के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है। इसका सेक्शन याद रखना, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 डी। पहले बात तो सेक्शन 10 जितने भी हैं वो किसको रिलेट करते हैं? एग्जेम्प्ट को, एग्जेम्प्ट इनकम को रिलेट करते हैं। अब बात आती है कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, अगर आपने किसी एम्प्लॉय के नाम पे लिया है, किसके नाम पे लिया है? एम्प्लॉय के नाम पे लिया है,
तो अगर वो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और वो उस आदमी को कुछ भी नहीं होता है, मान लो मैंने 10 साल की पॉलिसी ली, 10 साल की पॉलिसी के बाद में जो आपकी एलआईसी कंपनी है वो उसका मैच्योरिटी अमाउंट देती है और उसके साथ में बोनस भी देती है। तो पर्टिकुलर वो इनकम फिर कहां पे टैक्सेबल होगी? वो इनकम टैक्सेबल होगी आपकी सैलरी इनकम में टैक्सेबल होगी, अगर वो आदमी आपका एम्प्लॉय है तो। अगर वो पर्सन किसी बिजनेस से रिलेट करता है, आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेट करता है, आपका और उसका जो रिलेशन है वो बिजनेस और प्रोफेशन का रिलेशन है, तो आपकी मैच्योरिटी पे, पॉलिसी की मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलेगा वो बीएनपी हेड में टैक्सेबल होगा। और अगर इन दोनों के अलावा किसी ऐसे पर्सन के नाम पे आपने पॉलिसी ली है या आपको खुद को उसकी डेथ होने के बाद में अगर आपको उसकी पॉलिसी वो अमाउंट आपको मिलता है, तो वो फिर आपका अमाउंट जो चार्जेबल होगा वो कहां पर होगा? अदर सोर्सेज हेड में, अदर सोर्सेज हेड में आपका टैक्सेबल होगा, अगर वो आपका एम्प्लॉयर व एम्प्लॉय जैसा कोई भी रिलेशन नहीं है तो। क्लियर हो गया? चलिए सर, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की मैं डेफिनेशन देखूं। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी एलआईसी टाइप से, टेकन बाय ए पर्सन ऑन द लाइफ ऑफ अनदर, ऑन द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन हु इज, यानी जो है या था, वाज द एम्प्लॉय ऑफ द फर्स्ट मेंशन्ड पर्सन और इज और वाज कनेक्टेड इन एनी मैनर व्हाटसोएवर विद द बिजनेस ऑफ द फर्स्ट मेंशन्ड पर्सन। फर्स्ट मेंशन्ड पर्सन कौन? हम खुद, यानी हमसे किसी भी तरीके से वो कनेक्टेड है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के जरिए कनेक्टेड है, चाहे वो बिजनेस के थ्रू कनेक्टेड है, उसकी लाइफ में अगर हम पॉलिसी ले रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सच पॉलिसी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 मैंने आपको बताया था इनकम को डिस्क्राइब करता है। ये कहता है कि अगर इस पॉलिसी से आपको कोई भी अमाउंट मिलता है मैच्योरिटी पे या कोई बोनस मिलता है, तो हम उसको क्या मानेंगे? कंसिडर्ड एज ए इनकम, हम उससे क्या मानेंगे? इनकम मानेंगे। और इनकम मानेंगे तो इनकम जो है वो हमारे इनकम टैक्स में क्या होती है? टैक्सेबल होती है। तो सैलरी इनकम मानेंगे तो सैलरी इनकम जो है वो आपका किस रूप में टैक्सेबल होगी? प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी के रूप में टैक्सेबल होगी। ठीक है, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी के रूप में टैक्सेबल होगी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में। क्लियर हो गया? ये बस आपको ध्यान में रखना है, बस इतनी सी बात इसको ध्यान रखनी है कि जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डी है वो की इंश्योरेंस पॉलिसी को कवर करता है। चलिए जी, अब आता है कि जो मैन्युफैक्चरर है, ये डेफिनेशन आपको इतनी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि सब्सटेंशियल जो इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल जो इंटरेस्ट है वो किसको कहते हैं? सब्सटेंशियल जो इंटरेस्ट है वो आता है हमारा कि आप अदर सोर्सेज हेड पे पढ़ोगे कि अगर जब हम कोई किसी से डिविडेंड लेते हैं, किसी कंपनी से, तो बार बार डिविडेंड लेते हैं, तो वो पर्सन उसके हाथों में अपन जो टैक्सेबिलिटी करेंगे वहां पर एक पॉइंट आता है कि अगर वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है तो बार बार जहां पर भी इनकम टैक्स में ये वर्ड आएगा कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 32 में। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जो जिसके पास में बेनिफिशियल ओनर है, किसका? इक्विटी शेयर्स का, कितने से ज्यादा? 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर इन ए कंपनी। अगर आप किसी कंपनी में 20% या 20% से ज्यादा इक्विटी शेयर होल्ड करते हो, तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी में एक बेनिफिशियल सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आपका है। या फिर या अपन ये कहें एंटाइल टू 20% और मोर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ सच कंसर्न, या उस कंपनी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स में 20% या उससे ज्यादा के आप हिस्सेदार हो, तो भी हम आपको क्या कहेंगे कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या रखते हो? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हो। क्लियर हो गया? तो बस आपको एमसीक्यू पॉइंट से क्या ध्यान रखना है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, इसका सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि जो आपका जो इक्विटी शेयर जो है वो 20% या 20% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अगर ये नहीं है तो आपका प्रॉफिट में जो हिस्सेदारी है वो 20% या 20% से ज्यादा होना चाहिए। या तो ओनर इक्विटी शेयर देखेंगे या फिर प्रॉफिट में हिस्सा देखेंगे। क्लियर हो गया? दूसरी चीज जो है कि हम जो ये आपका जो हिस्सा देखेंगे उसमें किस किस को शामिल करेंगे? विथ आपकी वाइफ का, आपके रिलेटिव का
और एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी किसी भी टाइम हो 20% या 20% से ज्यादा हिस्सा आपके रिलेटिव का, आपकी वाइफ का, वो भी इसमें इंक्लूड करके हम देखेंगे कि वो 20% की लिमिट से ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्लियर हो गया? चलिए जी, बस इसमें आपको इतना ही, अपन को इतना ही ध्यान में रखना है कि 20% या 20% से ज्यादा कम। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ में कि एक क्वेश्चन यहां से एमसीक्यू पुटअप हो सकता है सेक्शन 145 से। जो मेरा सेक्शन 145 है ये बताता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कि साहब आपके जो 5 हेड हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बीएनपी, अदर सोर्सेज, पीजीबीपी, उनमें आप जो इनकम जो टैक्सेबल करोगे उस टैक्सेबल की अकाउंटिंग का बेस क्या रहेगा, मतलब किस बेसिस पे आप इनकम को चार्ज करोगे, ये बात बताता है कौन? मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे आपको याद है अकाउंट्स में अपन पढ़ते थे कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा एक्यूरल, और एक होता है हमारा कैश सिस्टम, कैश सिस्टम पे, और एक होता है एक्रूअल सिस्टम पे। क्लियर? वैसे ही इनकम टैक्स में जो है वही आपका कैश और मर्केंटाइल सिस्टम है, या एक्रूअल सिस्टम बोल लो। ठीक है, अब इन दोनों मेथड में आपको कौन सा मेथड जो है कब फॉलो करना है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले बात तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले से ये चीज तो नोटिफाई थी कि आपका जो इनकम चार्जेबल होगा पीजीबीपी में, पीजीबीपी में, या मतलब इसको बीएनपी हेड बोले या अदर सोर्सेज में जो है, वो आपकी इनकम कंप्यूट की जाएगी कैश, आइदर कैश और मर्केंटाइल सिस्टम। आपको जो फॉलो करना है फॉलो करो, कैश सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं और मर्केंटाइल सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन सैलरी हेड में पढ़ेंगे कि सैलरी हेड में जो अपन इनकम जो चार्जेबल करते हैं ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवरेज अर्लियर, उसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं? सैलरी को चार्ज करते हैं। यहाँ पे इनकम टैक्स में जो आपका जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग बताया गया है वो किसमें बताया है कि बीएनपी और अदर सोर्सेज में आप कैश और मर्केंटाइल सिस्टम जो चाहे वो कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। आइदर कैश, ध्यान रखना क्या वर्ड लिखा हुआ है, आइदर कैश और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, हम एक बॉडी बना दी, बॉडी टाइप से बना दिया, रूल बना दिया, प्रिस्क्राइब कर दिया, और आपके इनकम कंप्यूटेशन के तरीके निकालने के लिए इन्होंने आईसीडीएस लेके आ गए, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। याद रखना, पहले बात तो उसकी फुल फॉर्म हमारे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या चीज है? सबसे पहले किसने नोटिफाई किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, क्या बताया साहब इसमें? इन्होंने बताया कौन से, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को है ये पावर कौन से सेक्शन में दी हुई थी? सेक्शन 145(2) में। ठीक है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 145(2) नोटिफाइड 10, कितने बताए? 10 बताए, 10 आईसीडीएस बताए, टू बी फॉलोड बाई ऑल असेसी। ये हमारे एमसीक्यू का पॉइंट है, टू बी फॉलोड बाई ऑल असेसी। ये जो 10 अकाउंट इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है ये सारे असेसी पे फॉलो किए जाएंगे, फॉलोइंग द मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। किन दो हेड के लिए बताएं? पीजीबीपी के लिए और अदर सोर्सेज के लिए। कौन सा सिस्टम को रेफर कर रहे हैं? मर्केंटाइल सिस्टम को रेफर कर रहे हैं। तो मर्केंटाइल सिस्टम, देखो पहला एमसीक्यू तो ये हो गया मेरा कि सब पे होता है, दूसरा हो गया ये हो गया, तीसरा एमसीक्यू इस पे हो गया कि किन चीजों पे होता है, सिर्फ दो हेड पे होगा। 145(2) में पावर दी गई है, 10 आईसीडीएस बताए गए हैं, और आईसीडीएस जो बताता है वो एक ही सिस्टम को बताता है, एक्रूअल सिस्टम को, मर्केंटाइल सिस्टम को। और जो 10 आईसीडीएस दिए गए हैं उनके नाम यहाँ पे जो दिए गए हैं उसमें से एक वेरी वेरी मोस्ट, इसमें से एक एमसीक्यू की 100% आपके चांस है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है आईसीडीएस 1। आईसीडीएस 1 कहता है अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है। आईसीडीएस 2 बताता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। आईसीडीएस 3 बताता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। आईसीडीएस 4 बताता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। 5 बताता है टेंजिबल फिक्स एसेट।
6 बताता है द इफेक्ट ऑफ चेंजेज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। 7 बताता है गवर्नमेंट ग्रांट्स। 8 बताता है आपका सिक्योरिटीज। 9 बताता है बोरोविंग कोस्ट। और 10 बताता है प्रोविजंस कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट असेट। दीज आर लाइक एज ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड एएसएम। ठीक है, तो ये जो 10 जो है स्टैंडर्ड जो है आईसीडीएस है, ये आपको इनकम कंप्यूटेशन के मेथड्स बताते हैं, तरीके बताते हैं कि किस तरीके से आप इनकम को कंप्यूट करेंगे मर्केंटाइल सिस्टम में। क्लियर हो गया? अब सब इनके नाम कैसे याद करें, हमारे को तो एमसीक्यू पढ़ना है। देखो इसमें कहां कहां से एमसीक्यू आता है वो मैंने स्टार लगा दिया। ठीक है, अब इसको ऐसे पढ़ते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज का ले लेते हैं ए, इन्वेंट्री का ले लेते हैं आई। एक मिनट में कलर चेंज कर लूं ताकि आपको दिखता रहे। हाँ जी, इसका तो ले लेते हैं ए, इसका ले लेते हैं आई, इसका ले लेते हैं सी, इसका ले लेते हैं आर, इसका ले लेते हैं एफ। तो क्या बना? आई सी आर एफ, आई सी आर एफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, एफ एफ ओ, इसका ले लेते हैं जी। आई सी आर एफ एफ, ये मेरा स्मॉल में, ये जी। आई सी आर एफ फौज सबको, एस बी सबको, सबको पी, पी से आ जाएगा पीटनी, मतलब पीटनी, याद करने की ट्रिक। तो क्या हुआ? आई सीआरएफ फौज सबको पीटनी, अब याद हो जाएगा आपको। सीआरएफ जो फौज होती है आपको पता है, सेंट्रल रिजर्व फोर्स जिसको अपन बोलते हैं। ए से हो गया अकाउंटिंग पॉलिसी, आई से हो गया मेरा इन्वेंट्री, सी से हो गया मेरा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, आर से हो गया मेरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एफ से हो गया फिक्स असेट। अब 2 बार एफ आ रहा है, तो ये ध्यान में, बस इतना सा ध्यान में रखना है कि पहले फिक्स असेट आएगा, उसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज आएगा। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी याद रखें तो ये होता है 6 6 6 फिक्स, 6 फिक्स, ऐसे याद रखो। फॉरेन एक्सचेंज का फिक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होती है वो एक दिन के लिए आप क्या कर देते हैं, फिक्स हो जाती है, फिर अगले दिन चेंज होती है। तो 6 फिक्स, ऐसे याद रख लीजिए इसको, मतलब जस्ट एक ट्रिक है, ये मैंने बनाई, मेरे को याद करना था इसलिए। तो आई सी आर एफ, ए से हो गया मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी, आई से हो गया इन्वेंट्री, एस सी से हो गया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, आर से हो गया मेरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एफ से हो गया फिक्स असेट, अगला एफ से हो गया मेरा फॉरेन एक्सचेंज, जी से हो गया मेरा गवर्नमेंट ग्रांट, एस से हो गया सिक्योरिटीज, बी से हो गया बोरोविंग और पी से हो गया प्रोविजन। बस। क्यों ये सब क्यों याद हो रहे हैं? क्योंकि ये सब हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नेम थे, नेम है ये ऐसे कैसे, इसलिए हमको हिंट तो पता है। अब आप 1-2 बार इसको थोड़ा सा देखोगे तो अपने आप ये आपको याद हो जाएगी कि आईसीआरएफ फौज सबको पीटने। चलिए जी, बस आपको इतना सा इसमें ध्यान में रखना है, वह सेक्शन 145 में। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे आगे इसी में मेथड ऑफ अकाउंटिंग में कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। आपको याद है सेक्शन 144 असेसमेंट का जो सेक्शन होता है, असेसमेंट का जो सेक्शन होता है 144, वो ये कहता है कि भाई साहब अगर आपने असेसमेंट नहीं किया, आपने रिटर्न विटर्न नहीं भरी, या आपने कोई जो रिटर्न भरी है वो गलत तरीके से भरी है और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि नहीं ये जो इनकम बताई है वो कम बताई है, तो आपका जो असेसिंग ऑफिसर है वो खुद अपने व्यू से, अपने विवेक से आपका असेसमेंट कर सकता है। दैट इज कॉल्ड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और ये पिछली बार सेक्शन आया था हमारे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। ठीक है, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो किया जाता है असेसिंग ऑफिसर किस सेक्शन के तहत करता है? सेक्शन 144 के तहत करता है। क्लियर हो गया जी? चलिए जी, इसके बाद हम ये सब अभी मेथड ऑफ अकाउंटिंग में ही पढ़ रहे हैं। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में क्या कहता है? द एओ यानी असेसिंग ऑफिसर कैन रिजेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द असेसी एंड मेक एन असेसमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 144 इफ he is not satisfied about the correctness or completeness of the accounts। आपका जो एओ है, आपने जिस तरीके से अकाउंटिंग फॉलो की है उसको रिजेक्ट कर सकता है
अगर वो आपके जो व्यू है, आपने जो करेक्टनेस या कंप्लीटनेस जो दी है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, द एसएससी हैज नॉट रेगुलरली फॉलोड द प्रॉपर मेथड ऑफ अकाउंटिंग। आपने कभी कैश सिस्टम पे अकाउंटिंग कर दी किसी खर्चे के लिए, किसी खर्चे के लिए एक्रूअल सिस्टम को फॉलो कर लिया, यानी प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहे, तो भी ये क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। द एसएससी हैज नॉट रेगुलरली फॉलोड द नोटिफाइड आईसीडीएस। आपने अगर आईसीडीएस को फॉलो नहीं किया तो भी क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो साहब ये मेरा दूसरा एमसीक्यू बन गया कि जो एओ को जो पावर है अकाउंटिंग आपने जो की है उसको गलत बताने का, इनकम और एक्सपेंसेस जो कंप्यूट किए हैं वो गलत बताने का, वो 144 में बेस्ट जजमेंट जो करेगा उसके पीछे क्या क्या लॉजिक है। पहला, आपने जो क्लेम बताए हैं, जो इनकम बताई है उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया है, रेगुलरली आईसीडीएस को फॉलो नहीं किया गया। दूसरा, आपने जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो आपका रेगुलरली फॉलोड नहीं है, तो जो आपका असेसिंग ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। तो मैंने एमसीक्यू पॉइंट से दोनों चीज बता दी कि ये आ सकता है और ऑल ऑफ द अबव आपका फोर्थ हो सकता है। इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्टेड, द मेथड ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्टेड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, यानी हम बेसिकली निकाल किसके लिए, ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है आईसीडीएस जो है वो फॉलो किसके लिए कर रहे हैं, हमें इनकम ही तो पता करनी है, कि हमें इनकम डिटरमाइन करनी है कि इनकम कैसे निकाले। इफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज adopted then all incomes not received in cash will not be chargeable to tax। क्यों होगी साहब, जब अगर मैं कैश सिस्टम फॉलो कर रहा हूं तो जो इनकम मेरे को रिसीव नहीं हुई है वो फिर मेरे टैक्स में चार्ज नहीं होगी। एंड ऑल अनपेड एक्सपेंसेस विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, और जो भी मेरा अनपेड अमाउंट है उसे मैं क्या कर दूंगा, उससे मैं एज ए एक्सपेंसेस क्लेम नहीं करूंगा। ये कौन कहता है, ये कहता है कैश सिस्टम कहता है। तो इसका दूसरा एमसीक्यू यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये कैश सिस्टम फॉलो कौन करता है, प्रोफेशनल, फॉलोड बाय प्रोफेशनल। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर से ये नहीं कहते कि साहब डॉक्टर साहब आपकी जो फीस है वो हम बाद में दे देंगे। इंजीनियर के पास में जाते हैं तो कभी भी ये नहीं कहते कि साहब आपकी जो फीस है या आपका जो भी खर्चा हुआ है वो हम बाद में दे देंगे, नहीं, हम पहले उनका पेमेंट करते हैं। और इसीलिए क्या करते हैं, प्रोफेशनल जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो कैश सिस्टम के बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में जाते हैं तो जैसे सर्विस हुई वैसे तुरंत उसका क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो ध्यान रखना कि जो कैश सिस्टम है, ये भी एमसीक्यू बना हुआ है कि जो कैश सिस्टम है वो कौन फॉलो करता है, प्रोफेशनल फॉलो करते हैं। बीएनपी में पढ़ेंगे ये क्वेश्चन, बीएनपी में आता है इसका जो क्वेश्चन आएगा। तो जब ये प्रोफेशनल फॉलो करते हैं तो फिर ये पीएनडल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंड सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं कि मेरे पास में जो कैश आई वो रिसिप्ट साइड में, मेरे पास में जो पेमेंट गया वो पेमेंट साइड में। क्लियर हो गया। However, if accrual basis of accounting is adopted, then the outstanding income and expenses will be taken into account while determining the amount of income chargeable to tax। दो ही बेसिस है। एक्रूअल क्या कहता है कि आपने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, वो आपके अकाउंटिंग का पार्ट बनेगा। यानी इनकम में अनपेड कोई इनकम है, वो सॉरी जो इनकम रिसीव नहीं हुई है वो भी काउंट होगी, जो खर्चे का पेमेंट नहीं किया है वो भी काउंट होगा। तो ये फोर्थ जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, इसके बाद यहाँ पर मैंने एक समराइज बना दिया कि सैलरी जो हेड है उसमें हमारा इनकम चार्ज करने का बेस क्या होता है। वेरी मोस्ट, आपकी इनकम जो चार्ज होगी ड्यू और रिसिप्ट, विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसिप्ट, यानी एम्प्लॉय को अगर कोई सैलरी या पेंशन या वट एवर थिंग्स जो भी हमारे सैलरी हेड में आता है, या तो उसको ड्यू हो गया, रिसिप्ट नहीं हुआ है, तो इनकम टैक्स कहता है भैया ड्यू हो गया ना तो बस चार्ज कर लो, एज उसे इनकम मान लो, भले ही उसको सैलरी मिली नहीं हो, भले ही उसको अलाउंस मिला ही नहीं हो। तो ध्यान रखिए सैलरी हेड में जो भी हम इनकम चार्ज करते हैं वो ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर पे चार्ज करते हैं, विच एवर इज अर्लियर। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद क्या है, सैलरी में बोनस, बोनस जो हमेशा टैक्सेबल होगा वो ऑलवेज रिसिप्ट बेसिस पे होगा। क्यों, क्यों होगा, क्योंकि बोनस हमेशा बिलोंग करता है परफॉर्मेंस पे, आपकी परफॉर्मेंस पे बिलोंग करता है।
ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपने कोई अच्छा काम किया है तो आपका एम्प्लॉयर क्या करता है, आपको बोनस देता है, या फिर ओकेजन वाइज होता है, हो सकता है एक बार दीपावली पे आपको कोई गिफ्ट दे दे, अगली बार ना दे। तो ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयर पे। तो ध्यान रखना, सैलरी हेड जो में जो इनकम अपन चार्ज करते हैं वो ड्यू और रिसिप्ट विच एवरेज अर्लियर बेसिस पे चार्ज करते हैं। और उसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, एक्सेप्शन है कौन, बोनस। बोनस जो है वो किस पे करते हैं, रिसिप्ट बेसिस पे, रिसिप्ट बेसिस पे इसको हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में जो भी इनकम चार्ज होती है वो किस पे होती है, एक्रूअल सिस्टम पे, यानी ड्यू बेसिस पे हम इनकम को चार्ज कर लेते हैं। क्लियर हो गया, चलिए जी, ड्यू बेसिस पे चार्ज कर लेते हैं। अब इसमें एक आपको याद हो या आपने पहले पढ़ा हो, तो हाउस प्रॉपर्टी में एक सेक्शन होता है, सेक्शन 24, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है। तो हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है, हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है उसकी ड्यू बेसिस पे भी क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती है। लेकिन इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आपको याद है इसका प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन कहाँ मिलती है, सेक्शन 80C में, चैप्टर 6A में। तो 80C ये कहता है कि हम जो यहाँ पे डिडक्शन देंगे वो टोटली पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन देंगे, यानी अगर आपने हाउसिंग लोन की ईएमआई का पेमेंट ही नहीं किया है तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी ईएमआई नहीं की तो प्रिंसिपल वर्ड आया ही। क्लियर, तो ध्यान रखना, हाउस प्रॉपर्टी में जो अपन इनकम चार्ज करेंगे वो कौन से पे करेंगे, एक्रूअल बेसिस पे करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में भी जो इनकम चार्ज होती है उसका बेस ये कौन कहता है, सेक्शन 45 कहता है, सेक्शन 45 कहता है कि जो कैपिटल गेन जो चार्ज करेंगे इन द ईयर इन विच द कैपिटल असेट इज ट्रांसफर्ड, जिस साल में आपकी कैपिटल असेट क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है। ट्रांसफर मतलब सेल कर दिया है, बेचा है, जिस साल में आपने कैपिटल असेट बेचा है उसी साल जो है वो आपकी इनकम कैपिटल गेन के रूप में हम चार्ज करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए जी। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सबसे ज्यादा मेथड ऑफ अकाउंटिंग से जो क्वेश्चन है वो इसमें से एक एमसीक्यू जरूर जरूर पुटअप हो सकता है। इसके बाद जो आता है मेथड ऑफ मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कि हम जो इनकम टैक्स में इनकम कंप्यूट करते हैं उसका तरीका क्या होता है, उसका कैलकुलेशन करने का बेस क्या रहता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पांचों हेडों की इनकम लिखते हैं। ठीक है, पांचों हेडों की जो इनकम है, पहला आ गया हमारा सैलरी हेड, ठीक है, दूसरा आ गया हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा आ गया बीएनपी, चौथा आ गया आपका कैपिटल गेन, पांचवा आ गया आपका अदर सोर्सेज। सेक्शन एक बार फिर से याद कर लेते हैं। जो सैलरी हेड की इनकम है वो सेक्शन 15 से लेकर 17 तक आती है। 15 क्या होता है, 15 होता है बेसिक चार्जिंग सेक्शन। तो 15 से 17, तो 16 कौन सा है, 16 जो होता है वो होता है डिडक्शन का, कि इनकम सैलरी हेड में जो डिडक्शन मिलती है वो कौन से सेक्शन में मिलती है, सेक्शन 16 में आपको डिडक्शंस क्लेम होती है। फर्दर इसमें भी और इसके भी सब पार्ट होते हैं, सब क्लोज होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे जब सैलरी हेड पढ़ेंगे तो। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में जो सेक्शन होता है वो 22 से 27, यानी 22 से 27। जो हमारा 22 होता है वो बेसिक चार्जिंग सेक्शन होता है, और इसमें याद रखिए 24 में क्या मिलती है, डिडक्शंस मिलती है। क्लियर, चलिए जी। बीएमपी में सेक्शन 28 हमारा बेसिक चार्जिंग सेक्शन होता है, और ये 44 डीबी तक जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके जो डिडक्शन जो खर्चे की छूट वाले जो अपन ये बोल सकते हैं वो चालू हो जाते हैं सेक्शन 30 से, सेक्शन 30 से 36। सेक्शन 30 से 36 जो है वो अलाउड एक्सपेंसेज, अलाउड एक्सपेंडिचर के जो है वो सेक्शन चालू हो जाते हैं। क्लियर, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का बेसिक चार्जिंग सेक्शन होता है 45। ठीक है, इसमें एग्जेम्पशंस जो मिलती है वो सेक्शन 54 में मिलती है, एग्जेम्पशंस जो कि इन्वेस्टमेंट बेसिस पे मिलती है। ठीक है, ये याद रखना है जो मैं लिख रहा हूँ सेक्शन। अदर सोर्सेज सेक्शन 56 टू 59, 56 बताता है बेसिक चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, ये बेसिक चार्जिंग वर्ड क्या होता है, बेसिक चार्जिंग वर्ड बताता है कि किसी भी हेड में कोई इनकम जो चार्जेबल होगी, टैक्सेबल होगी, उसकी बेसिक कंडीशंस क्या होगी, किन क्राइटेरिया को पूरा करती है तो वो इनकम इसमें हमारी चार्ज हो जाएगी। तो 56 से 59 तक जो होती है वो आती है हमारी अदर सोर्सेज में। चलिए जी, इन सब का जो टोटल है, इन सब का हम पहले क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद में हम क्लबिंग वाले प्रोविजन लगाएंगे, और क्लबिंग के जो प्रोविजन है वो कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 60 से 69 डी तक। इनको क्या बोलते हैं, क्लबिंग ऑफ
इनकम, इसको हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, यहाँ पे क्लब कर देंगे जी। इसके बाद में हम एडजस्टमेंट करेंगे किसका, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का। और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड जो लॉसेज होते हैं उसका सेक्शन कहां से कहां तक है, 70 से लेकर 80 तक, जिसमें हम दो तरह के सॉरी तीन तरह के एडजस्टमेंट करते हैं। क्या, पहला कैरी फॉरवर्ड का, सॉरी इंट्रा, इसको अपन ये दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। एक तो होता है इंट्रा हेड, एक ही हेड के अंदर एडजस्टमेंट। दूसरा होता है इंटर हेड, एक हेड से दूसरे हेड के अंदर। जब हम अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको सेपरेट चैप्टर में। और नेक्स्ट होता है कैरी फॉरवर्ड एंड ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड एंड ब्रॉड फॉरवर्ड एडजस्टमेंट। तो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारी इनकम आती है उसको मैं क्या बोलता हूं, ग्रोस टोटल इनकम। क्या बोलता हूं, ग्रोस टोटल इनकम, यानी जीटीआई। क्या बोलते हैं इसको, जीटीआई। और इस ग्रोस टोटल इनकम में से हम क्या लेस करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, इसको बोलते हैं चैप्टर 6A डिडक्शन, चैप्टर 6A डिडक्शन। तो चैप्टर 6A में सारा आपका 80C से 80U तक की डिडक्शन आ गया। तो मेरे पास में निकल के आ गया टोटल इनकम। इस टोटल इनकम के इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, दो नाम और होते हैं। एक नाम होता है टैक्सेबल इनकम, जहां भी आपको टैक्सेबल इनकम वर्ड दिख जाए इसका मतलब वो टोटल इनकम की बात हो रही है। और दूसरा नाम होता है नेट इनकम, जहां पर भी नेट इनकम वर्ड मिल जाए इसका मतलब वो टोटल इनकम की बात हो रही है। तो ये टोटल इनकम को जो राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं वो किस में करते हैं, 10 रुपए में करते हैं। 10 रुपए का मतलब कैसे, कि जैसे मैं कहूं मेरी इनकम है मान लो 5,36,957, ठीक है। तो ये मेरी इनकम है। तो इनकम टैक्स कहता है भैया ये जो 7, 8, 2, 9, 1, इन पे मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, आपकी इनकम जो है वो 5,36,960 रुपए मानूंगा, यानी अगले 10 रुपए में मैं इसको क्या कर दूंगा, राउंड ऑफ कर दूंगा। तो इसका सेक्शन कौन सा होता है, सेक्शन ध्यान रखना राउंड ऑफ का इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 288A, 288A। ये सेक्शन 288A कहता है कि अगर आपकी इनकम इन मल्टीपल्स ऑफ रुपीज में है, 1 से 9 रुपए के बीच में है, तो आप उसे अगले 10 रुपए में क्या कर दीजिए, उसको राउंड ऑफ कर दीजिए। क्लियर हो गया। तो मैं एक बार वापस से रिवाइज करता हूं इसको फटाफट से। सैलरी हेड में कौन सा कहां तक की इनकम आती है, सेक्शन 15 से लेकर 17 तक की। सेक्शन 16 मेरा डिडक्शन का होता है। हाउस प्रॉपर्टी में जो इनकम आती है सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक आती है। उसमें 22 मेरा बेसिक चार्जिंग सेक्शन होता है, 24 मेरा डिडक्शन का होता है। जिस सेक्शन पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ वो आपको जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएनपी का जो सेक्शन है सेक्शन 28 जो बेसिक चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 30 से लेकर 36 तक है, वो हमारे अलाउड एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऐसे 37 में हम जनरल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन जो होता है 45 मेरा बेसिक चार्जिंग सेक्शन होता है, 54 में एग्जम्पशंस मिलती है। अदर सोर्सेज 56 से लेकर 59 तक होता है, इसमें 57 में हम एक्सपेंडिचर अलाउड की बात करते हैं। तो जब पांचों हेडों का टोटल हो जाता है तो इन दोनों को नहीं भूलना है। इन दोनों को कौन को, पहला आपका क्लबिंग का, पहला क्लबिंग का एडजस्टमेंट होगा। आपका बेटा माइनर है, उसकी कोई इनकम है तो भी आपके अंदर ही इंक्लूड होगी, बेटे के ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि इंडिया का कानून माइनर पे कभी भी टैक्स नहीं लगाता है। क्लियर हो गया। ठीक है, आपकी वाइफ की कोई इनकम है और ऐसी इनकम है जो आपने सिर्फ जस्ट ट्रांसफर की है, उनकी जो कोई इनकम है वाइफ की, वो कोई स्पेशल टैलेंट की वजह से नहीं है, किसी नॉलेज की वजह से नहीं है। यानी ये नहीं कह सकते वो इनकम उन्होंने अपने दम पे कमाई है, अपने बूते पे कमाई है, तो वो पर्टिकुलर इनकम जो है वो आपके हैंड में ही क्या होगी, टैक्सेबल होगी। चलिए जी, वो होता है क्लबिंग का। जब हम सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लबिंग वाला में ये सब डिस्कस करेंगे। इसके बाद होता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का एडजस्टमेंट। सेट ऑफ में क्या होता है, आपका एक हेड में, यानी मैं ये कहूं कि मेरे 10 बिजनेस है, 10 बिजनेस में 4 बिजनेस में प्रॉफिट होता है, 6 बिजनेस में लॉस होता है। तो जो लॉस होता है वो हमारे प्रॉफिट वाले बिजनेस से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। यानी 10 लाख का प्रॉफिट है, 6 लाख का लॉस है, तो मैं ये कहूंगा कि साहब मेरी जो इनकम है सिर्फ 4 लाख की है, मैंने क्या कर दिया, लॉस को प्रॉफिट से क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रा। इंटर में क्या होता है, एक हेड दूसरे हेड के प्रॉफिट लॉस से क्या हो जाता है, सेट ऑफ हो जाता है। ये अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे सेट ऑफ वाले को। जब मैं पांचों हेडों का इन सबका एडजस्टमेंट कर लेता हूं तो मेरी इनकम जो आती है उसको मैं क्या बोलता हूं, जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम।
ठीक है। जीटीआई में से हम क्या करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो मेरे पास में आती है क्या, टोटल इनकम। टोटल इनकम के दो रूप और होते हैं क्या, एक तो नाम होता है नेट इनकम, दूसरा होता है टैक्सेबल इनकम। जो टोटल इनकम होती है उसको मैं 10 रुपए में क्या कर देता हूँ, राउंड ऑफ कर देता हूँ। और ये बात कौन बोलता है, सेक्शन 288A बोलता है।